वेलकम एवरीवन। आज मैं आयरन मैन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने आयरन मैन के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना वक्त गवाए आयरन मैन के सेकंड पार्ट को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। फिल्म की शुरुआत लास्ट आयरन मैन मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है। टोनी सारे मीडिया को बता रहा था कि वही आयरन मैन है और ये सारे प्रेस में खलबली मच जाती है। ये न्यूज एक बूढ़ा आदमी देख रहा था और वो अपने बेटे इवान को आवाज देता है और अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दे सका। और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से इवान को काफी बुरा लगता है और वो शराब पीकर चिल्लाने लगता है और अपने वर्कशॉप में आर्क रिएक्टर बना रहा था। इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद वो एक आर्क रिएक्टर का नमूना बना लेता है। अब हमें 6 मंथ बाद का वक्त दिखाया जाता है। टोनी अपने प्राइवेट जेट से आयरन मैन का सूट पहनकर छलांग लगाता है और स्टार्क एक्सपो में पहुंच जाता है। आयरन मैन को देखकर सारी पब्लिक काफी खुश होती है। सारी लड़कियां टोनी के लिए डांस भी करती है। फिर टोनी काफी लंबी चौड़ी स्पीच देता है और सबको शुक्रिया कहता है और बैक स्टेज जाकर अपना खून चेक करता है तो खून में टॉक्सिसिटी 19% होती है। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है। तभी एंट्रेंस पे काफी हॉट लड़कियां टोनी का इंतजार कर रही थी और वो टोनी के साथ फ्लर्ट भी करती है, लेकिन टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद टोनी और उसका दोस्त जब अपने कार के पास होते हैं तभी एक लड़की टोनी के पास आती है और वो टोनी को समन का नोटिस देती है और आगे वो कहती है कि कल सुबह 9 बजे आपको सेनेट आर्म सर्विस कमेटी में पेश होना है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टोनी वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग में शामिल होने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने पर कमेटी के सेनेटर टोनी से कहते हैं कि ये आयरन मैन हथियार आप अमेरिका की जनता के हवाले करें, पर टोनी इस प्रस्ताव को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब हुआ मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, यानी कि मैं आपका गुलाम हूँ और ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद सेनेटर टोनी से कहते हैं कि मैं एक एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जो आयरन मैन के सूट का विवरण करेंगे। तभी वहाँ पर जस्टिन हैमर आता है। वो अमेरिकन डिफेंस को हथियार पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्टर होता है, पर टोनी उसे एक्सपर्ट नहीं मानता। फिर टोनी वहाँ के मॉनिटर पर कुछ वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट आयरन मैन जैसा सूट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सब में जस्टिन हैमर भी शामिल होता है। टोनी सबको बताता है कि सारे देश और हैमर इंडस्ट्रीज अभी भी हमसे 5 और 10 साल पीछे है। आगे टोनी कहता है कि विश्व शांति का जिम्मा आयरन मैन का है और सरकार को इससे खुशी होनी चाहिए और टोनी वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज इवान टीवी पर देख रहा था और वो अपना एक सूट बना रहा था। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो अपने लैब में बैठा होता है और जार्विस के साथ बात कर रहा था। जार्विस कहता है कि आयरन मैन के सूट की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तभी टोनी अपना आर्क रिएक्टर निकालता है और पैलेडियम की प्लेट बदलता है। टॉक्सिसिटी की वजह से टोनी का आर्क रिएक्टर काफी तेजी से पैलेडियम प्लेट खराब कर रहा था और इसका असर टोनी पर दिख रहा था। तभी वहाँ पर पेपर आती है और वो टोनी से झगड़ा करने लगती है। तभी टोनी कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना रहा हूँ और वो दोनों शैंपेन खोलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले सीन में टोनी अपने बॉक्सिंग रिंग में होता है और वो अपने दोस्त हैप्पी जो कि उसका बॉडीगार्ड भी होता है वो उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी पेपर वहाँ पर आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। उसका नाम नेटलिन होता है। टोनी उसे बॉक्सिंग रिंग में हैप्पी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और टोनी उसकी प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नेटलिन हैप्पी को एक ही झटके में नॉकआउट कर देती है। अब अगले सीन में हमें मोनाको शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार रेसिंग कंपटीशन होती है। टोनी वहाँ पे अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी चेक करता है। तब टॉक्सिसिटी 54% होती है। फिर टोनी कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। सारी मीडिया भी इस खबर को कवर करती है। ये न्यूज पेपर देखती है। पेपर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इधर टोनी रेसिंग कार में बैठा होता है और रेसिंग शुरू हो जाती है। काफी तेजी से कार भाग रही थी। तभी वहाँ पे इवान की एंट्री होती है। वो रेसिंग ट्रैक पर होता है और वो अपने कपड़ों से 2 इलेक्ट्रिक वायर निकलता है और उस वायर से बिजली दौड़ रही थी और उसके कपड़े जल जाते हैं और इवान का सूट सबको दिखाई देता है। वो उस इलेक्ट्रिक वायर से एक कार पर हमला करता है और वो कार 2 हिस्सों में कट जाती है। ये देखकर सारी पब्लिक डर जाती है। पेपर फौरन हैप्पी को आयरन मैन सूट लाने के लिए कहती है और ये दोनों टोनी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर इवान टोनी के कार को 2 हिस्सों में काट देता है। टोनी अपने कार में अटक गया था और इवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। इधर हैप्पी काफी तेजी से टोनी की तरफ बढ़ रहा था। इवान टोनी पर हमला करता है लेकिन टोनी वहाँ से बच जाता
है। इवान ने बनाया हुआ हथियार काफी तेज होता है। तभी वहाँ पे पेपर आ जाती है और वो टोनी को उसका सूट देती है और टोनी उस सूट को पहनना शुरू करता है। ये देखकर सारी जनता सुकून की सांस लेती है और टोनी आखिरकार आयरन मैन में बदल जाता है। और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। टोनी इवान को उठाकर पटक देता है और उसका आर्क रिएक्टर निकाल देता है और सीआरएस इवान को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। टोनी उसके आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है। लेकिन इस सारे वाकया से जस्टिन हैमर काफी खुश होता है। अब अगले सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है और वो इवान से मिलने के लिए जेल गया था। वहाँ जाने पर टोनी इवान से कहता है कि तुमने सूट की अच्छी नकल बनाई, पर ये डिजाइन तुम कोरिया, ईरान या ब्लैक मार्केट में बेच सकते थे और करोड़ों कमा सकते थे। टोनी आगे कहता है कि ये डिजाइन आखिर तुम्हें मिला कहाँ से? तब इवान कहता है कि ये डिजाइन मुझे मेरे डैड ने दिया है और वो अपने डैड का नाम एंटन वैंग को बताता है और आगे कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे सीने पर लगा हुआ पैलेडियम तुम्हारे अंदर जहर बनकर तुम्हें मार देगा। ये सुनकर टोनी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में टोनी अपने प्राइवेट जेट में पेपर के साथ होता है और वो पेपर के लिए खाना बनाता है और कहता है कि हम किधर बाहर जा सकते हैं क्योंकि उसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब हमें अगले सीन में इवान को दिखाया जाता है। उसे वहाँ से भागने में कुछ लोग मदद करते हैं और उसे लेकर जस्टिन हैमर के पास आते हैं। फिर ये दोनों बातें करते हैं। तब जस्टिन कहता है कि इस तरह किसी को मार डालना मेरे हिसाब से गलत है। अगर तुम्हें किसी को बर्बाद करना है तो उसकी विरासत को खत्म करो, फिर वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आगे वो कहता है कि मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास दिमाग और हम दोनों इसकी मदद से तेल का मचा देंगे। ये सुनकर इवान उसके प्लान में शामिल हो जाता है और जस्टिन से कहता है कि मुझे मेरा पंची लाक कर दो। जस्टिन इस बात को भी मान लेता है। अब अगले सीन में हमें टोनी का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर पेपर और नेटलिन काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और उनसे टोनी के बारे में पूछता है। तब पेपर बताती है कि टोनी बेसमेंट में है और जेम्स वहाँ चला जाता है। तब वो देखता है कि टोनी कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। टोनी को इस बात का पता चल गया था कि एंटन वैंग को आखिर में कौन है। जार्विस उसे बताता है कि एंटन वैंग को सोवियत यूनियन में डॉक्टर हॉवर्ड स्टार्क के साथ आर्क रिएक्टर पर काम कर रहा था, लेकिन उसने आर्क रिएक्टर दूसरे देशों को बेचने की कोशिश की और इस बात का पता इंटेलिजेंस को पता चल गया और उसे देश में से बेदखल कर दिया। एंटन का बेटा इवान होता है और उस पर भी कुछ हथियार चोरी से बेचने का आरोप है और इस वजह से उसे 15 साल की सजा हो गई और इसके आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तभी वहाँ पर खड़ा जेम्स टोनी से कहता है कि वो पूरा दिन नेशनल गार्ड के साथ फोन पर बात कर रहा था। वो तुम्हारे सूट को खतरा मानते और वो तुम्हारे इन सारे सूट को तुमसे छीनकर ले जाना चाहते हैं। मैंने उन्हें किसी तरह से रोका है पर मैं ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। तब जेम्स को पता चलता है कि टोनी की हालत काफी खराब है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और जेम्स उसे उठाता है और फिर टोनी पैलेडियम की प्लेट बदलता है। तब जेम्स टोनी से कहता है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर टोनी कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगले सीन में हमें हैमर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री को दिखाया जाता है और वहाँ पर जस्टिन और इवान होता है। जस्टिन उसे बताता है कि हमने कुछ नमूने बनाए, इनका काम अभी भी शुरुआती दौर में है और वो इवान को बताता है कि मुझे अगले 25 साल के लिए आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और आयरन मैन एक कबाड़ बन जाए, उसे कोई न पूछे। तब इवान कहता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ और जस्टिन इस बात से काफी खुश होता है। अब अगले सीन में टोनी अपने घर में होता है। पैलेडियम का जहर टोनी के पूरे शरीर में फैल रहा था और वो जहर अब दिखने लगा था। तभी वहाँ पर नेटलिन आती है क्योंकि आज टोनी का बर्थडे होता है और टोनी को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वो नेटलिन से पूछता है कि अगर तुम्हारा आखिरी बर्थडे होता तो तुम कैसे सेलिब्रेट करती। तब नेटलिन बताती है कि मैं इसे अपनी मर्जी से सेलिब्रेट करती, मेरा दिल जो चाहता है मैं वैसे ही करती और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो आयरन मैन के सूट में होता है और वो डीजे के साथ मिलकर म्यूजिक बजा रहा था और वहाँ पर पार्टी चल रही थी और काफी सारी हॉट लड़कियां आई होती है। तभी वहाँ पर पेपर आती है और वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि टोनी आयरन मैन का सूट पहनकर नशे में टून होता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और वो टोनी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि टोनी अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जेम्स नेशनल गार्ड को कन्विंस कर रहा था कि टोनी के सूट जब्त न करे और आयरन मैन अगले 24 घंटों में जिम्मेदारी से एक्टिव रहेगा। तभी पेपर स्टेज पर आती है और पार्टी खत्म होने की अनाउंसमेंट करती है, पर टोनी उसकी बात नहीं मानता और वापस पार्टी करना शुरू करते हैं और अपने सूट की मदद से वहाँ की चीजें तेज करने लगते हैं। टोनी का इस तरह से बर्ताव जेम्स को पसंद नहीं आता और वो फौरन टोनी के लैब में जाता है और टोनी का मार्क II सूट पहनता है और पार्टी वाली जगह पर आता है और सारे क्राउड को वहाँ से भगा देता है और टोनी को ऑन करता है कि आयरन मैन का सूट उतार दो, तुम अब काफी नशे में हो। पर टोनी जेम्स की बात नहीं मानता और जेम्स के साथ मस्ती करने लगता है और इनकी मस्ती गुस्से का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वहाँ पर धमाका हो जाता है और जेम्स वहाँ से
से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें आर्मी एयर बेस दिखाया जाता है। जेम्स मार्क II सूट पहनकर वहाँ पर आता है। सारे सोल्जर सूट देखकर हैरान हो जाते हैं। वही अगले सीन में टोनी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे शील्ड के चीफ निक फ्यूरी आते हैं और टोनी को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके चले जाते हैं। तब टोनी कहता है कि मुझे आपके जासूसों के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टोनी अभी भी नशे में होता है। तभी निक टोनी के गले पर काले दाग देखते हैं। तभी वहाँ पर नेटलिन आती है और टोनी उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो शील्ड की जासूस होती है और वो टोनी को एक गैजेट से झटका देती है और इस वजह से टोनी के शरीर के अंदर का जहर कम हो जाता है। लेकिन ये इलाज नहीं होता, ये सिर्फ असर को कुछ वक्त के लिए कम करता है। इधर हैमर इंडस्ट्रीज में एक्सपो फंक्शन के लिए जस्टिन इवान को जल्द से जल्द रोबोट तैयार करने के लिए कहता है। वही आर्मी बेस में आर्मी चीफ जेम्स से कहते हैं कि इस सूट को जस्टिन हैमर को दे ताकि वो एक्सपो फंक्शन में इस सूट को दिखा सके। इस बात पर जेम्स सहमत नहीं होता पर आर्मी चीफ उसे ऑर्डर देते। इधर टोनी और निक बैठकर बात कर रहे थे। तभी वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम अकेले इंसान हो जो दौलत और दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकता है और अगर सही में तुम वो इंसान हो तो तुम अपने दिल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे डैड शील्ड के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे और वो टोनी को एक बड़ा ट्रंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी उस ट्रंक को खोलता है। तब उसे उस ट्रंक में आर्क रिएक्टर के कुछ डिजाइन, पेपर कटआउट और कुछ फिल्म मिलती है। टोनी वो फिल्म देखने लगता है। टोनी के लिए उसके डैड ने एक मैसेज छोड़ा था। वो कहते हैं कि ये एक्सपो मॉडल उन्होंने टोनी के लिए बनाया था। वो आगे कहते हैं कि ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। आगे वो कहते हैं कि ये जो मैंने बनाया ये जानने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी आज भी काफी पीछे है, लेकिन तुम इस बात को समझोगे और इस चीज से तुम दुनिया बदल दोगे और तुम मेरी सबसे बेहतरीन रचना हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और जाते वक्त वो स्ट्रॉबेरीज लेता है और स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाने पर वो पेपर से मिलता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से पेपर उस पर काफी नाराज होती है और वो वहाँ से चली जाती है और टोनी अकेला ही ऑफिस में बैठा होता है। तब उसे एक्सपो के मॉडल दिखाई देते हैं। टोनी उस एक्सपो मॉडल को गाड़ी में डालकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर एक्सपो मॉडल को गौर से देखने लगता है और जार्विस को ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए कहता है और हर एक चीज को काफी बारीकी से देखता है और वो जार्विस को प्लूटन और न्यूट्रॉन की श्रृंखला बनाने के लिए कहता है और एक मॉडल टोनी के सामने तैयार हो जाता है। तब टोनी कहता है कि आपको गुजरे हुए 20 साल हो गए पर आप आज भी मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। तब जार्विस कहता है कि बनाई हुई चीज उसी तरह से काम करेगी जिस तरह पैलेडियम काम करती है, लेकिन ये चीज जहर नहीं छोड़ेगी। फिर टोनी वायर और पाइप से एक सर्कल बनाता है। वो दरअसल एक एक्सेलेटर होता है। टोनी उसे स्टार्ट करता है और उसमें से एक सफेद रोशनी बाहर आती है और वो काफी खतरनाक होती है। वो किसी भी चीज को एक ही झटके में काटने की काबिलियत रखती है। उसमें बेशुमार एनर्जी का स्रोत होता है और उस चीज के एनर्जी को टोनी एक त्रिकोणीय धातु के प्लेट में इकट्ठा करता है और टोनी सफल होता है। जार्विस उसको शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने एक नए तत्व की रचना की है और आर्क रिएक्टर भी इस तत्व को एक्सेप्ट कर लेता है और एक नया आविष्कार सफल होता है। अब अगले सीन में हमें इवान को दिखाया जाता है। जस्टिन उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं और सेनेटर हम दोनों रोबोट ड्रोन को देखेंगे। तब इवान कहता है कि रोबोट ड्रोन अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन जस्टिन कहता है कि क्यों? तब इवान कहता है कि मैं बता सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता। इस बात से जस्टिन को काफी गुस्सा आता है और वो फौरन अपने बॉडीगार्ड के साथ इवान के पास चला जाता है और इवान को भला बुरा कहता है और इवान को कैद करके वो खुद एक्सपो फंक्शन में चला जाता है। अब हमें टोनी को दिखाया जाता है। उसे इवान को कॉल आता है। वो टोनी से कहता है कि तुम्हारी सलाह काम आई और आगे वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को 40 साल तक जो तकलीफ दी उसका बदला मैं 40 मिनटों में तुमसे लूंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा और कॉल काट देता है। टोनी जार्विस को कॉल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है और खुद लोकेशन की तरफ निकलने लगता है। अब हमें एक्सपो फंक्शन दिखाया जाता है। इस बार एक्सपो हैमर इंडस्ट्री होस्ट कर रही थी। जस्टिन हैमर काफी खुश होता है और वो डांस करते करते स्टेज पर आता है और अपनी खुद की ढेर सारी तारीफ करता है और आगे कहता है कि मैं जो आविष्कार दिखाने वाला हूँ उसकी खबर लिखते लिखते प्रेस की स्याही खत्म हो जाएगी और वो आर्मी ड्रोन को पेश करता है। जस्टिन ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन के लिए ड्रोन डिजाइन किए थे और उसमें टोनी का मार्क II सूट भी होता है। जस्टिन ने उसे थोड़ा मॉडिफाई किया था। तभी वहाँ पर आयरन मैन की एंट्री होती है। आयरन मैन को देखते ही सारी पब्लिक पागल हो जाती है। टोनी जेम्स से कहता है कि हम सब खतरे में है, हमें सबको बचाना होगा। वो आगे कहता है कि जस्टिन इवान वैंको के साथ काम कर रहा है। तभी जेम्स आयरन मैन पर हमला करता है। जेम्स के सूट का कंट्रोल इवान के पास होता है। टोनी फौरन उड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। सारे ड्रोन, रोबोट और मार्क II आयरन मैन का पीछा करने लगते हैं और आयरन मैन
को टारगेट करके उस पर अटैक करने लगते और इधर एक्सपो में कुछ रोबोट्स पब्लिक पर हमला करते। तभी वहाँ पर नेटलिन आती है और हैप्पी से कहती है कि उसे फौरन हैमर इंडस्ट्रीज लेकर जाए। ये दोनों हैमर इंडस्ट्रीज चले जाते, पर तब तक इवान वहाँ से भाग गया था। वही टोनी कुछ रोबोट को भगा रहा था और आखिर में उन्हें एक जगह पर टकरा के खत्म करता है। लेकिन जेम्स अभी भी कंट्रोल में नहीं होता, वो टोनी पर हमला कर रहा था। लेकिन तभी नेटलिन मार्क 2 यानी जेम्स के सूट को कंट्रोल कर लेती है और आगे वो बताती है कि कुछ रोबोट ड्रोन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और काफी सारे रोबोट इन्हें घेर लेते। ये दोनों काफी बहादुरी से सबका सामना करते। तभी टोनी जेम्स को नीचे झुकने के लिए कहता है और एक ही बार में सारे ड्रोन रोबोट को आखिरकार खत्म कर देता है। लेकिन नेटलिन बताती है और एक ड्रोन रोबोट तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और वो दूसरे ड्रोन से काफी अलग है। तभी वहाँ पर इवान की एंट्री होती है। उसने एक अलग ही सूट बनाया था और उस सूट में से काफी तेज बिजली दौड़ रही थी। फिर इन तीनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इवान भी इन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है, पर आखिर में टोनी अपना दिमाग लगाता है और इवान को तेज कर देता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इवान ने सारे ड्रोन रोबोट के अंदर विस्फोट कर दिया था और वो कभी भी फट सकते थे। टोनी फौरन पेपर को बचाने के लिए चला जाता है और पेपर को एक्सपो से बचा लेता है और उसे एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर चला जाता है। पेपर इन सब से काफी परेशान होती है और वो टोनी से कहती है कि उसे सीओ नहीं रहना और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हमें शील्ड का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर निक फ्यूरी होते हैं। टोनी कहता है कि हमने इतना बहादुरी का काम किया तो हमें कल सम्मानित करने वाले, तो हमें माइक पर बोलने के लिए एक आदमी चाहिए और वो आदमी सेनेटर होते हैं और वो टोनी और जेम्स की तारीफ करके उन्हें मेडल भी देते और साथ में तस्वीरें भी खींचते और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।